अच्छा कर लूँ। धूम पे आवाज आ रही आनी है कभी है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स बिगिन। हमने लास्ट क्लास में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा वाला पार्ट सारा पढ़ा था जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, पावर 4 वाली इक्वेशंस, क्यूब वाली इक्वेशंस एंड सो ऑन। एक चीज जो उस दिन रह गई थी वो ये था कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स 7 माइनस 4i। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनकम्प्लीट है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट्स डिफाइंड, तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ find the square roots of the complex number 7 minus 4i in the form a plus bi such that a and b are real। भैया b के साथ i लगा हुआ होगा, that would make the entire term non real, but b on its own जो है वो एक real number होना चाहिए, right? So that is what this question means right now। okay, so कैसे सॉल्व करूंगा इसको? अब ये स्क्वायर रूट निकालने वाला जो पार्ट होता है ना, ये सबसे टेक्निकल पार्ट होता है और ये अली एज इट इज क्वेश्चन जो है ना पास पेपर्स में आया हुआ है। द आइडिया इज कि मैं स्टार्ट इस तरह से करूंगा कि भाई क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है यूं करो 7 - 24 है। अब ये तो कैलकुलेटर भी खुद से नहीं कर पाता। कैलकुलेटर को भी आप ये करने को कहेंगे तो कैलकुलेटर एरर दे देगा। सही है। तो अब हम क्या करें? हमने कहा कि हमें इसके आंसर किस फॉर्म में चाहिए अली? हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में चाहिए, तो हमने इसको कह दिया a प्लस बी आई के इक्वल बना दो भाई। सही। फिर मैंने इसके आगे क्या करना है? लेट्स सी दैट। मैंने इसके आगे आपसे कहा कि भाई अब मुझे a और b की अननोन वैल्यूज ढूंढनी है। व्हाट इज योर आइडिया? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ताकि ये रूट तो हटे भाई। और फिर अली क्या जहन में आ रहा है कि मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से शायद कंपेयर कर पाऊं। So let's see what happens there. Okay, b square I square, sorry, b square I square. What is I square? I square is -1. So a square plus 2abi plus b square into -1. 7 minus 24i. So a square minus b square plus 2abi. सही है। अब हम क्या करेंगे? हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लेंगे, 7 को किससे कंपेयर कर लेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और -24 को किससे कंपेयर कर लेंगे? -24 को कंपेयर कर लेंगे 2ab से। सही है। दो अननोन्स, दो इक्वेशंस, तो टेक्निकली साइमल्टेनियस सॉल्व हो जाना चाहिए एंड दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव शुड बी। तो मैं इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो नमीर, मैंने कहा कि यहाँ से सब्स्टिट्यूशन निकालना आसान है। -24 2ab से मैंने कहा b की सब्स्टिट्यूशन निकाल लेते हैं। 24/2a बनती है, -12/2a, 12/a। तब यहाँ पे तुमने लगा दिया a स्क्वायर माइनस -12/a स्क्वायर।
तो बना ए स्क्वायर माइनस 144 ओवर ए स्क्वायर, ऐसा ही है। आई स्क्वायर हमेशा हमने याद रखा था कि आई स्क्वायर हमेशा -1 होता है, क्योंकि आई रूट ऑफ -1 होता है, स्क्वायर्स लगाते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो आई स्क्वायर याद रखना होता है कि आई स्क्वायर इज ऑलवेज -1। ओके, अब ये कैसी इक्वेशन बन गई अली? इट्स अ डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप एएस मैथ में पढ़ते हैं। सही है, डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबने डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक जो होती है वो अलग अलग तरीकों से सीखी होती है। सही है, जनरली उसका मेरे लिए जो मेथड होता है वो सब्सटीट्यूशन ही होता है, कि आप भाई एक नया वेरिएबल ला के सब्सटीट्यूट करें। जनरली सब्सटीट्यूट जब करना होता है तो मैं u को यूज करता हूँ। तो अगर मैं u को ले लूँ ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर -7u -144। फिर मैं कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दूंगा, तो कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक के आंसर्स आएंगे 16 एंड -9। सही है, ये किसकी वैल्यूज हैं? ये u की वैल्यूज हैं। मुझे ए स्क्वायर लगा देना चाहिए ताकि ए स्क्वायर की वैल्यूज आ जाए, ए की वैल्यूज आ जाएं। अब जब मैं स्क्वायर रूट करने जाऊंगा तो मुझे अंदाजा होगा कि भाई ये ए जो है वो रूट ऑफ -9। अब वैसे तो अली मुझे रूट ऑफ -9 भी सॉल्व करना आ गया, but at the same time the question's requirement was that it has to be a real number. सही है, a has to be a real number, so a square cannot be -9. ओके, तो ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा और यहाँ से दो आंसर्स आ जाएंगे, एक 4 और एक -4। When a is 4, can you tell me what b is? b था -12 over a, -12 over a. Okay, so -3 and 3, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना 4 - 3i एंड एक बना -4 + 3i. So the two square roots of 7 - 24i are 4 - 3i and -4 + 3i. Okay, क्या? हाँ, ये मैं वही बताने जा रहा था नेक्स्ट बात, कि जो स्क्वायर रूट का सवाल है एज इट इज हर जगह आया हुआ है और पास पेपर में बार बार भी आया हुआ है। ये नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंट है सवाल, बट आएगा तो इसी तरह से आएगा। सही है, और आया हुआ भी है। इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका भी नहीं, आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। सही है, 5 नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता है, क्योंकि इसमें वर्किंग बहुत सारी है ना। इस गाइस भी सॉल्व करनी है, कंपैरिजन भी करनी है, आंसर डिस्कार्ड भी करने हैं। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एक मिनट अब रुको, अगर ये हो जाता है तो मैं जो है ना वो लास्ट क्लास में बात कर रहा था, मैं भूल ही गया हूँ और अभी मुझे याद आया कि मैं I want to show you one practical application of complex numbers. अगर ये डाउनलोड हो जाती है वीडियो, क्योंकि अभी इंटरनेट का इशू है।
right? It's processing. Okay. Now, before I teach you this representation of complex numbers geometrically, I want to show you some other things. और मैं थोड़ी सी कुछ बातें यहाँ पे सिखा दूँ. अच्छा, ये अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 और 2 को थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, बिकॉज अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनका पार्ट 1 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 अलजेब्रा वाला पार्ट होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 जो होता है वो डायग्राम वाला पार्ट होता है. तो अभी मैं जो है वो without using a calculator solve the equation 3w चलो इसको बाद में करते हैं. वो रुक गया for some reason. Okay. Without using a calculator, solve the equation 3w plus 2iw star equals to 17 plus 8i, where w star denotes the complex conjugate of w, giving your answer in the form a plus b है. सही है. अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? भाई ये अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस है. ओके. अब तुम्हें पता है कि तुम्हें w निकाल के देना है. Do you understand that this is not a quadratic equation? Quadratic square तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, ना मुझे क्यूब नजर आ रहे हैं, ना मुझे जो है वो साइमल्टेनियस बनता हुआ नजर आ रहा है. दो इक्वेशन तो नहीं बनाई है कि बताएंगे. सही है. जब भी ऐसा सवाल आए इन द फॉर्म a प्लस बी आई, दैट्स योर की. आपने क्या किया, आपने w की जगह क्या लिख दिया, a प्लस बी आई. और w स्टार की जगह क्या लिखोगे, a माइनस बी आई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ w. W स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ W. ये लिखा हुआ. अभी ना भी लिखा हुआ तो ये इम्प्लाइड बात है. कहीं भी स्टार लगा हुआ तो इसका मतलब कॉन्जुगेट की बात हो रही है. सही है. तो इक्वल्स टू 17 प्लस 8i, 3a प्लस 3bi प्लस 2ai माइनस 2bi स्क्वायर. ये मैंने एक्सपेंड कर दिया. अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है हमेशा, रियल को रियल से कंपेयर करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी से. पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही है तो वो कर ले. मुझे नजर आ रहा है कि वो एक आई स्क्वायर लगा हुआ है, इसको -1 बना देते हैं तो ये 2b इंटू -1 प्लस 2b बन जाएगा. सही है. सो ये बन गया 3a प्लस 2b प्लस 3b प्लस 3bi प्लस 2ai इक्वल्स टू 17 प्लस 8i. अब एग्जाम में क्योंकि ये 4 मार्क का सवाल है तो आपको जो है वो साइमल्टेनियस भी करके दिखाना है मुझे. अब माशाल्लाह काफी जहीन होते हैं, साइमल्टेनियस में सिली मिस्टेक्स करते हैं. एक दफा करके देखें आंसर सही आता है नहीं आता. मैंने रियल को रियल से कंपेयर कर दिया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से. ओके.
देखिए ये बार बार एक जहन में आ रहा होता है कि सर वैसे ही नंबर समझ नहीं आते, अब आपने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मिला दिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जिंदगी में काम क्या है? क्या हो रहा है यार? इंटरनेट फ्लक्चुएट कर। चलाओ लेट लो। आप पूछेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया है? आपने बताया है, कोई ड्रोन एक दूसरे से टकराया नहीं है। यानी आप जो है वो, कैन आई टेल यू दैट देयर वर नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स? अली व्हेन देयर आर नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो रूट्स कैसे होते हैं? नॉन रियल होते हैं। नॉन रियल होता है ना, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। यानी एवरी ड्रोन वाज ऑन अ कर्व curved path basically that was not intersecting with another path. यानी इसमें 160 इक्वेशंस इन्वॉल्व थी जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। 160 ड्रोन्स थे ना, 160 इक्वेशंस दैट डोंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा? ड्रोन टकरा जाएंगे, खत्म हो जाएगा ड्रोन से। नहीं टकराए लेकिन someone must have programmed them to follow a path that doesn't। कोई जाहिर सी बात है, नजर आया कोई बैठ के मैन्युअली तो कंट्रोल नहीं कर रहा था, ऑटो पे था ना सब कुछ, बटन प्रेस किया सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो उसने सब कुछ परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। और आप सोचें कि ये कुछ छोटी जॉब नहीं थी। यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स जो है ना वो बैठ के कर रहे थे, वो भी यूएस की यूनिवर्सिटी के। तो आप देखें रेलिवेंट होती हैं चीजें, आइडिया आना चाहिए। अब प्रोफेसर है ना उनका, आइडिया आना चाहिए। अब तो उसने बहुत बड़ी कंपनी बना ली है सारी जगह, पूरी दुनिया में ड्रोन, पूरी दुनिया में ड्रोन शोज करते हैं। एंड ड्रोन शोज आपने अभी देखे होंगे न्यूयॉर्क में बहुत सारी जगहों पे फायर वर्क्स नहीं आते हैं। तो भाई अभी तो चाइना में इतने हुए, चाइना पे न्यूयॉर्क में इतने हुए। करो ना पाकिस्तान में, मैं तुम्हें शार्क टैंक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम डिनाई कर रहे हो कि नहीं सर मैं नहीं करूंगा, मैं पहले ये मैथ कर लूँ। भाई देखें अपॉर्चुनिटीज तब सामने आती हैं जब आप किसी चीज को एक्सेलेंस की तरफ तो लेके जाएं। इनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग राइट, एंड दे हैड द स्किल्स एज वेल। मैं वही कहता ना, सिर्फ ये नहीं होता कि बंदा बैठ के जाए ना वैसे सीखता रहे, उसको कहीं अप्लाई ना करे। आप सिर्फ पढ़ते रहे कोई अप्लाई ना करे तो जाहिर सी बात है कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ अप्लाई करते रहे पढ़े ना तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो दोनों काम करने हैं, मेहनत से जो है ना वो रिजल्ट्स आते हैं। ओके, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, लेट मी सी इफ आई हैव अनदर क्वेश्चन दैट आई, ये साइमल्टेनियस का है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। ये भी वैसा ही है, चलिए सही है। देन लेट्स क्विकली, देयर आर 25 मिनट्स, आई स्ट्रेच द क्लास अ लिटिल बिट, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे आज की क्लास में शायद थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट जो है वो आपको खत्म कराना है। हाँ
11 बजे? 12 बजे क्यों ओवर होगी? 11 बजे क्लास होती है। वो ट्यूसडे की है। चले जी, लेट्स क्विकली लुक एट दिस। भाई अब आपने अलजेब्रा पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सही है? दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सही है? यूजुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल लुक लाइक दैट। तो आप जो है वो उसको इस हिसाब से सॉल्व करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पॉलिनोमियल जो भी बन रहा है साइमल्टेनियस है, या फिर सिर्फ कंपैरिजन का सवाल है, सही है? इनमें से कोई एक आ रहा होता है, स्क्वायर रूट अभी हमने पढ़ा था, सही है? ओके, सो फिर दूसरा पार्ट क्या है टॉपिक का? इट्स अबाउट रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ज्योमेट्रिकली। कुछ कर नहीं चली गई। चलो हो गया। सही है, रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ज्योमेट्रिकली, सही है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेकंड पार्ट यूजुअली ऑफ द सवाल होता है वो होता है अबाउट प्लॉटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सही है? अब जाहिर सी बात है कि वो रियल नंबर्स नहीं होते, तो वो एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट नहीं हो सकते। लेकिन अभी तुम कहोगे ये तो सामने सर मेरे एक्स और वाई एक्सिस बनी हुई है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनी हुई है, लेकिन इन पे लेबल्स देखो क्या लगे हुए हैं, आई एम और आर ई, दैट मीन्स इमेजिनरी एंड रियल। तो क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो वो किस तरह फंक्शन कर रहे होते हैं? वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं। द रियल पार्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द इमेजिनरी पार्ट इज द वाई कोऑर्डिनेट, सही है? तो मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे? बेसिकली 3,2 प्लॉट किया हुआ है, सही है? अब मैं जो है वो, although I know that I can't really represent these complex numbers on my x and y axis, बट उनका काम जो है वो सारा उसी तरह से हो रहा होगा। कभी डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस का फार्मूला लेकर आऊंगा मैं, कोई फर्क नहीं होगा। कभी मैं वेक्टर्स ओ लेवल मैथ वाले जिस तरह ऐड सबट्रैक्ट करते थे मैं वो करवाऊंगा, सही है? सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन हियर एज वेल, ओके? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है any complex number is equals to x plus y can be represented by using a two-dimensional set of coordinate axes where the horizontal axis is used as the real axis and the vertical axis is used as the imaginary axis. ये मैंने आपको बता दिया. So for example, the complex number 3 plus 2i is represented by the point 3 comma 2 as shown in the diagram. सही है? Such a diagram is called an ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम बनाने को कहूँ तो इस तरह आपने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनानी है। वर्टिकल वाली पे आई एम लिख देना है और हॉरिजॉन्टल वाली पे आर ई लिख देना है। लेबलिंग जरूरी होती है, सही है? After this mathematician John Robert Argand, it follows the point representing z star. अब z star क्या होता था? It was a complex conjugate of z, और उसमें क्या चेंज हो रहा होता था? सिर्फ आई वाई की साइन चेंज हो रही होती थी, तो आई वाई जो है वो माइनस हो रहा होता था, तो उससे फर्क क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट नीचे आ जाएगा। तो हम टेक्निकली जी स्टार को क्या कहते हैं? हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जी स्टार इज फाउंड बाय रिफ्लेक्टिंग द पॉइंट, राइट? ये बेसिकली एक रिफ्लेक्शन हुई है, देखें, राइट? ये इंटरप्रिटेशन जरूरी है। ये कहीं मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि भाई बताओ कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सही है? आपको ये पता होना चाहिए कि जी और जी स्टार में क्या रिलेशनशिप होता है। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होता है, तो यूं करके रिफ्लेक्ट करना होता है बस, सही है? ओके, फिर two things about a complex number are very important. Okay, let's talk about that. Modulus of a complex number. Modulus किसको कहते हैं? Modulus कहते हैं distance from origin को। Modulus, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ। Modulus equals to, इस तरह लिखेंगे। अब ये वो मॉड्यूलस नहीं है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा। चैप्टर 1 था मॉड्यूलस फंक्शन, अली ये वो वाला मॉड्यूलस नहीं है,
सही है। ये मॉडुलस क्या है? ये वो वेक्टर्स वाला मैग्नीट्यूड वाला मॉडुलस है जो लेवल मैथ में पढ़ते थे। सही है। वो क्या मेजर करता था? मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस को मेजर करता था। तो अभी भी मैं डिस्टेंस को ही मेजर करूंगा। इसका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इंटेलिजेंटली मैंने नवीन एक चीज क्या डिलिबरेटली स्किप कर दी है, आई को। क्योंकि आई का काम एक्सेस बताना होता है कि इमेजिनरी पे 3 या 2 है। सही है। इमेजिनरी पे 3 या 2 है तो उसका काम जो होता है वो डिस्टेंस निकालना नहीं होता। अब जब मैं मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ अली, तो मैं कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? मैं ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है इसको मॉड्यूलस ऑफ जी कहते हैं। सही है। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बेसिकली। ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है मेरा। ओके। तो ये एक नया फॉर्मूला आपने सीखा। अब जब भी मैं आपको मॉड्यूलस निकालने को कहूँ, आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, यानी रियल पार्ट को भी स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट को भी स्क्वायर करना है और रूट के नीचे रख देना है। तो क्या निकाल के देगा? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल के देगा। अब सर हर सवाल में अब क्या पूछा होगा? फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। सही है। तो अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही। अब आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं? एंगल्स को कहते हैं। सही। अब नवीन यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब मैंने लाइन ज्वाइन की तो एक एंगल बन रहा है थीटा। सही। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं और होगा तो ये एंगल बन रहा होगा। सही है। तो आर्ग्यूमेंट के जो होते हैं वो कुछ रूल्स होते हैं, वो याद रखने होते हैं। हम रूल्स पहले यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, हम लिख लेते हैं। सही है। नाउ आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन वेयर यू प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं 4 प्लॉट बना, ये प्लीज नोट से ये लिखें और ये अपने सामने रखिएगा जब भी सवाल सॉल्व करें अभी, ताकि ये याद हो जाए। भैया ये जिस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स याद रखने पड़ते थे, इस तरह यहाँ पे भी क्वाड्रेंट्स को याद रखना पड़ेगा। सही। These are all what? Imaginary and real axes. Do we all understand this? सही। अब जैसे अभी जो है अली क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जी जो था वो यहाँ पे प्लॉट हुआ था। तो ये मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि क्वाड्रेंट 1 में प्लॉट हुआ है। सही है। आगे अगर कभी उसका रियल नंबर नेगेटिव है और इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी प्लॉट हो सकता है। तो ये क्वाड्रेंट 2 हो गया। सही है। फिर जी यहाँ पे भी प्लॉट हो सकता है, इसका रियल भी नेगेटिव हो और इमेजिनरी भी नेगेटिव हो। तो ये क्वाड्रेंट 3 हो गया। और रियल भी, रियल पॉजिटिव हो लेकिन वो नेगेटिव हो तो ये क्वाड्रेंट 4 हो गया। डू यू ऑल अग्री विद दिस? सही है। अब हर केस में आर्ग्यूमेंट एक अलग सॉर्ट ऑफ एंगल से वो मेजर हो रहा होगा। अब पहले में मैंने आपको बताया कि इस एंगल को कह देते हैं हम अल्फा। सही। लेट्स कॉल दिस एंगल, ठीक है, अल्फा नहीं कहो, तो अल्फा ही कह देते हैं। सही है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जी बनेगा, थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी बनेगा, इसको आर्ग जी लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी बनेगा अल्फा। सही है। अब अल्फा निकलेगा कैसे? tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ये कौन सा x और y है? अभी तुमने ऊपर देखा था 3 + 2 आया था। तुम्हारा y 2 है और तुम्हारा x जो है वो 3 है। सही है। तो हमने इस तरह लिख लिया। अच्छा अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगे तो बेसिकली अल्फा जो होगा वो यहाँ पे होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जी हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ओके।
इसी तरह यहाँ पे जब हो गए, अब यहाँ पे अली कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट होने लगती है। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या बनेगा, माइनस पाई प्लस अल्फा बनेगा। आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव नंबर, सही है। और जब क्वाड्रेंट 4 में होगा तो माइनस अल्फा, सही है। ये क्वाड्रेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स के रूल्स हैं, ये आपने याद रखने। ओके, पर पढ़ के बता रहा हूँ, लिखा हुआ है। तो ये अब ये सब ऐसे क्यों हो रहा है, वो कह रहे हैं मोर प्रिसाइसली इट इज द एंगल मेड बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर, सही है। पोजीशन वेक्टर ये जो मैंने लाइन बनाई हुई आपके लिए, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एंगल सच दैट थीटा इज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, यानी आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो -180 से लेके 180 तक होते हैं। इसलिए क्वाड्रेंट 3 और 4 पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा नहीं होगा। Sometimes it might be more convenient to give theta as an angle such that theta is between 0 and 2 pi. कभी आपने इस तरह नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो करते हैं कि अल्फा 180 माइनस अल्फा 180 प्लस अल्फा और 360 माइनस, तो समटाइम्स इन द मार्किंग स्कीम यू विल सी कि भाई उसमें भी मार्क्स मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि दैट्स द डिफॉल्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो अक्सर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नेगेटिव नंबर भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आर्ग्यूमेंट नेगेटिव कब आता है, सही है। ओके, जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। देयर आर अ कपल ऑफ मोर थिंग्स दैट आई नीड टू डू इन टुडेस क्लास। ओके, मैं कहता हूँ फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स 5 प्लस 12y, और ये मैंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। पहले मुझे बता दो कि सबका मॉड्यूलस निकालना तो बहुत आसान है। मॉड्यूलस कैसे निकल सकता है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सही है, ऐसे लिखते हैं। सही है, तो इसका भी बन रहा है 13, इसका भी बन रहा है 5, इसका भी बन रहा है 13, इसका भी बन रहा है 5, सही है। सारे मॉड्यूलस मेरे सामने आ गए। अब सबके आर्ग्यूमेंट को करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले अली क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा। तो हमेशा पहले प्लॉट करो और फिर आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचो भाई, आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट नहीं सोच सकते, सही है। तो ये कौन से उसमें प्लॉट हो रहा है भाई, 5 + 12y, 5 + 12y क्वाड्रेंट 1 में प्लॉट हो रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा है, इसका रियल नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 2 में प्लॉट हो रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा है, थर्ड, फोर्थ में, सॉरी ये फोर्थ में, और ये थर्ड में। सबको ये बात समझ आई कि मैंने इमेजिनरी और रियल नंबर्स की पोजीशंस देख के डिसाइड किया है कि क्वाड्रेंट्स जो है वो कौन कौन से प्लॉट होने मेरे पास, सही है। एंगल्स रेडियंस में रखोगे, दैट्स द रिकमेंडेड। इफ यू कीप इट इन डिग्री समटाइम्स इट्स एक्सेप्टेबल बट आई वुडंट रिकमेंड इट, सही है। अब अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या बताया, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब अली इसमें तो tan इनवर्स ऑफ y ओवर x सिंपल सी बात है, 12/5 तुमने कर लिया। यहाँ पे जब तुम करोगे तो तुम फिर से साइंस को इग्नोर करोगे, क्योंकि नंबर की पॉजिटिव या नेगेटिव साइन क्या डिसाइड करवाती है, क्वाड्रेंट डिसाइड करवाती है। एंगल बगैर साइन के निकाला जाता है। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में हम अल्फा को कहते थे कि अक्यूट और पॉजिटिव होगा, इस तरह यहाँ पे भी अल्फा को अक्यूट और पॉजिटिव होना जरूरी है, सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा इज ऑलवेज अक्यूट एंड
and positive. सही है? So tan inverse of 5/12. Tan inverse of 3/4. Can you quickly tell me these calculations, Ali? 1.176. 0.927 लिख लेता हूँ और 400 395 कर लो ना फिर। कभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर से कम पे राउंड ऑफ नहीं करो। 3 डेसिमल तो रखा करो वैसे भी। ओके, क्योंकि बीच में कोई कैलकुलेशन हो रही है ना, अभी तुम्हें पता है एक और इस पे आर्गुमेंट निकालने के लिए रूल्स लगाना बाकी है ना। सही है। सो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जी मैं कहूंगा, तो ये तो पहले क्वाड्रेंट में जो अल्फा ही हो जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जी कहूंगा तो क्या बताएंगे, I माइनस 0.927 और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, 1.18 हो जाएगा। और ये दूसरा वाला 2.21। भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 4 में, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस 0.395 और फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी इन द थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस 0.644 2.50। भाई तो ये आर्ग्यूमेंट निकालने वाला प्रोसेस सिंपल होता है भाई, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, याद रखने वाली बात। और क्या बता रहे हैं, ये डिस्टेंस और पोजीशन बता रहे हैं। सही है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट लीड्स फ्रॉम मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। अब आपने क्या डिसाइड किया नवीन, कि मॉड्यूलस बता रहा था डिस्टेंस और कितने एंगल पे। तो अगर मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ना बताऊं, मैं तुम्हें डिस्टेंस और एंगल बता दूं, तब भी उस तुम रास्ते पे चल सकते हो और उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। मैंने तुम्हें कहा कि 30 डिग्रीज का आर्ग्यूमेंट है फॉर एग्जांपल और 5 का डिस्टेंस है, तो तुमने कहा कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ से 30 डिग्रीज मेजर करता हूँ, 5 के कॉर्नर पे चला जाता हूँ, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जी आ जाएगा। राइट, पोलर फॉर्म is the other way of describing complex numbers. One way of describing was through x and y, real and imaginary parts. उसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x प्लस वाई आई। पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म ये होती है देखो, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये उसी की एक दूसरी फॉर्म है। इसमें r क्या चीज है, r मैंने अभी तुम्हें जो कैलकुलेट कराया वो मॉड्यूलस है और थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट है। यानी अगर किसी नंबर का तुमने, कॉम्प्लेक्स नंबर का तुमने मॉड्यूलस निकाला हुआ है और आर्ग्यूमेंट निकाला हुआ है, तो तुम उसकी फॉर्म चेंज करके मुझे बता सकते हो। सही है, मैथ्स के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स नाम की एक चीज होती है। आप जो कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना एक्स कॉमा वाई, उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कि भाई एक्स पे यू मूव करो, वाई पे यू मूव करो। अभी मैंने तुम्हें किस तरह मूव करके दिखाया, एंगल पे और डिस्टेंस पे, उसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। जनरली एयरप्लेन्स जो होते हैं वो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहे होते हैं। सही है, उसमें खैर और कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, जस्ट टेलिंग यू इन वेरी क्रूड फॉर्म। ओके, सो
you have then z equals to r cos theta plus I r sin theta. तो अगर नोटिस करो अली, तो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने x की जगह क्या लिख दिया है, r cos थीटा, और y की जगह क्या लिख दिया है, r sin थीटा। सही है, तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो मैंने नहीं लगाई है, देखो यहाँ पे भी है। सही है, तो क्या करना होगा नवीन, जब भी किसी क्वेश्चन में मैं तुमसे कहूं कि तुम, अच्छा ये उसकी दूसरा नाम होता है, तो पोलर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। पोलर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। सही है, तो किसी भी नंबर को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। जल्दी से इसको एक्सप्रेस करके देख लेते हैं। u इक्वल्स टू 6 माइनस 3i। अगर मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो पहले अली इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। व्हाट इज इट्स मॉड्यूलस, ठीक है ना, 3√5। फिर आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको प्लॉट करना पड़ेगा। सही है, इसका रियल जो है वो 6 है, इमेजिनरी -3 है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में आया हुआ है। तो पहले इसका अल्फा बता दो भाई मुझे। tan इनवर्स ऑफ 3/6 464। तो अली ने हमें इसका आर्ग्यूमेंट क्या बताया, अली ने हमें इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ u बताया। आर्ग्यूमेंट ऑफ u लिख रहा हूं मैं। सही, आर्ग्यूमेंट ऑफ u क्या बताया, -0.46। सही है, अब यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन सी आएगी, बोर्ड पे देख लेना पहले। सही, अब अभी नवीन लिखा हुआ है 6 माइनस 3i, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे पोलर फॉर्म में, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म में। वो कैसी होती है, r cos थीटा प्लस r आयोटा r sin थीटा। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3√5 cos माइनस 0.464 प्लस i 3√5 sin माइनस 0.46। कुछ बच्चे कहते हैं सर अब इसको आगे कैलकुलेट नहीं करना क्या। मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, देखो कैलकुलेटर में अगर तुमने ये लगाया पहला वाला, तो तुम्हारे पास 6 आ जाएगा, है ना, आना चाहिए ना, क्योंकि ये x की वैल्यू है। सही, तो पोलर फॉर्म का मकसद क्या होता है, पोलर फॉर्म आपको डीकंपोज करके दिखाती है। बस मैंने डीकंपोज किया हुआ है कि x कहां से निकला है, x r और cos थीटा के कॉम्बिनेशन से निकला हुआ है। y कहां से निकला है, y से निकला है वो r और sin थीटा के कॉम्बिनेशन से निकला हुआ है। सही है, so this is the complete polar form. I don't need to put it on a calculator. If I put it on a calculator, it becomes the Cartesian form. सही है, तो पोलर फॉर्म अगर थी भी है तो कार्टेशियन फॉर्म निकालना बड़ा आसान है भाई। सही है, यहां तक बात क्लियर है। 5 मिनट रुको। Everybody understands this? Any questions? भाई W भी इसी तरह निकालना है, मैं अभी W करके नहीं दिखा रहा आपको, बस मैं इसका आखिरी एक मुझे कंप्लीट कराना है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी भी इस चैप्टर में एक आध बात रह गई है वो मुझे करानी है, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्लीज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे। इस चैप्टर के अंदर कंपास, डी स्केल, पेंसिल सब लेके जाना होता है एग्जाम में भी। अगर आपने सर्कल बनाया बगैर कंपास के तो 0 मिलेगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्केच का मतलब एग्जैक्ट स्केच होता है। सही है, अच्छा ये देख लें जरा बोर्ड पे, ये कहते हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड are defined, find the modulus and arguments of z1 and z2। ये तो पुराना ही सवाल है, तो पार्ट ए जो है वो मुझे करना आता है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालने को कह रहा हूँ, रूल्स फॉलो करें तो मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकल आएंगे। सही है, मैं एक्चुअल जो है वो अब आपको पार्ट 2 बता देता हूँ। The complex numbers z3 and z4 are defined by z3 equals to this and z4 equals to this। ये क्या लगा के लिखे में कॉमा इन्होंने, कोऑर्डिनेट चाहिए। नवीन क्या ये x और y हो सकता है, y सोचो क्या पाई ओवर 3 होगा y, तुम प्लॉट कैसे करोगे, है ना।
ये जो लिखे हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब एक्स और वाई लिखने होते हैं तो इनको ऐसे लिखते हैं, ये कुछ और लिखा हुआ है भाई। ये क्या लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन written in the form x plus yi. Polar coordinates are often written in the form x plus y. Sorry. Wait, क्या लिख दिया मैंने? In the form r comma theta. सही है? Polar coordinates are often written in the form r comma theta. सही है? तो ये जो लिखे हुए, ये क्या लिखे हुए? ये r और थीटा लिखे हुए, यानी Z3 का मॉड्यूलस कितना है? R मॉड्यूलस को कहते हैं ना, Z3 का मॉड्यूलस कितना है? 5, और उसका आर्ग्यूमेंट कितना है? 5/3। तो यानी मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म के लिए कैलकुलेशंस तुम्हारे लिए पहले से हुई हुई है। तुमने कहा कि सर मैं इसकी पोलर फॉर्म आपको लिख के दिखाता हूँ। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तुमने कहा 5 cos pi/3 प्लस आयोटा 5 sin pi/3। लेकिन तुम्हें कौन सी फॉर्म चाहिए? तुम्हें चाहिए x प्लस वाई आई वाली। तो अब तुम क्या करोगे? तुम इसको कैलकुलेटर में लगा दोगे। कैलकुलेटर में क्या बन जाएगा? 5/2 प्लस 5√3/2i, ऐसे बन जाएगा। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं फॉर्म्स चेंज कर रहा हूं। अब ये क्यों कर रहा हूं, ये आपको अगली कुछ क्लासेस में समझ आएगा कि हर क्वेश्चन में एक अलग फॉर्म या तो प्रोवाइडेड होगी या रिक्वायर्ड होगी। हर फॉर्म के अपने अपने यूजेस होते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस में नजर भी आएंगे आप। सही है? ट्यूसडे को जो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास होगी वो क्योंकि थोड़ी लंबी होगी, मैंने कहा है कि वो 8 बजे तक चलेगी होपफुली, so that is when we should be able to complete complex numbers। सही है? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उस क्लास में फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? फिर न्यूमेरिकल इक्वेशंस छोटा टॉपिक है, वेक्टर्स थोड़ा सा लंबा है, हम वेक्टर्स और वो साथ साथ कर लेंगे। सही? क्लियर यहां तक? सही है, चलिए। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.